राघवम्मा वर्सेस चैनचम्मा 1964। वीरन्ना की दो वाइफ्स हैं और चिंपिरैया और पिचैया दोनों पहली बीवी से हुए सन्स हैं। पेदपुन्नैया और चिनपुन्नैया दोनों सेकंड वाइफ्स के सन्स हैं। वीरन्ना डिसीज हो जाते हैं 1906 में। पिचैया जो फर्स्ट वाइफ के सेकंड सन हैं, वो वीरन्ना से प्री डिसीज हो चुके हैं, मतलब पहले ही मर चुके हैं। पिचैया डिसीज होने के बाद राघवम्मा अपनी विडो को छोड़ जाते हैं। ये अलेज किया जाता है कि पिचैया वेंकैया जो कि उनके भाई चिंपरैया के बेटे हैं, उनको अडॉप्शन में ले लेते हैं पिचैया। ये भी अलेज किया जाता है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अब पार्टीशन हो चुकी है। पार्टीशन वीरन्ना और उनके 4 सन्स चिंपरैया, पिचैया, पेदपुन्नैया और चिनपुन्नैया के बीच में। अब वेंकैया 1938 में डिसीज हो जाते हैं और वो अपने पीछे सुब्बाराव अपने सन को छोड़कर जाते हैं। चिंपरैया भी 1945 में डिसीज हो जाते हैं और वो जनवरी 14, 1945 में एक विल एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टी इक्वल शेयर्स में सुब्बाराव और कमलम्मा जो कि डॉटर हैं उनकी प्री डिसीज्ड डॉटर सरस्वतम्मा की। विल के हिसाब से वो राघवम्मा को भी डायरेक्ट करते हैं। राघवम्मा है विडो उनके ब्रदर पिचैया की। इस डायरेक्शन के हिसाब से राघवम्मा को इंटायर प्रॉपर्टी की पोजेशन मिलती है और ये बोला जाता है कि वो सारी प्रॉपर्टी मैनेज करें, इनकम को स्पेंड करें अपनी डिस्क्रिशन पे, और इंटायर प्रॉपर्टी दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को तब वापस दे दी जाए या हैंड ओवर कर दी जाए जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी के हो जाएं। विल में ये भी बोला जाता है कि अगर एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करने से पहले ही कोई भी ग्रैंड चाइल्ड मर जाता है तो राघवम्मा प्रॉपर्टी लेगी उन हालात में। चिंपरैया की इस विल में डॉटर इन लॉ चैनचम्मा को एक्सक्लूड किया गया है। ना तो वो प्रॉपर्टी मैनेज कर सकती हैं, ना ही उन्हें प्रॉपर्टी इनहेरिट हो सकती है चिंपरैया की डेथ के बाद। लेकिन राघवम्मा ने चैनचम्मा को सारी प्रॉपर्टी मैनेज करने दी और चिंपरैया की डेथ के बाद प्रॉपर्टी भी पोजेशन में आ गई चैनचम्मा के। अब 1949 में सुब्बाराव डिसीज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, चिंपरैया के ग्रैंडसन है सुब्बाराव और ये अलेज किया गया था कि पिचैया ने वेंकैया को अडॉप्ट किया है जो उनके ब्रदर चिंपरैया के सन हैं। अब इस अलेजेड अडॉप्शन के हिसाब से सुब्बाराव की ग्रैंड मदर राघवम्मा है और सुब्बाराव की मदर तो चैनचम्मा है ही है। राघवम्मा सूट फाइल करती हैं प्रॉपर्टी की पोजेशन मिल सके। इस सूट में चैनचम्मा फर्स्ट डिफेंडेंट बनती हैं, कमलम्मा सेकंड डिफेंडेंट बनती हैं और चिनपुन्नैया थर्ड डिफेंडेंट बनते हैं। ये वेल सेटल्ड है कि कोई भी इंसान अगर डिस्प्लेस करना चाहता है नेचुरल सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि अडॉप्शन किया गया था। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पर है जो बोल रहा है कि अडॉप्शन किया गया था और सक्सेशन जैसे होना चाहिए वैसे ना होकर दूसरे तरीके से होना चाहिए जिसमें अडॉप्शन को भी अकोमोडेट किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने माना कि प्रेजेंट केस में अपेलेंट मतलब राघवम्मा फेल करती हैं इस बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करने में। कोर्ट होल्ड करती है कि ये फैक्ट कि अडॉप्शन हुआ था वेंकैया का वो प्रूफ नहीं होता है कोर्ट में। दूसरा सवाल है कि क्या चिंपैया और पिचै डिवाइडेड थे, पार्टीशन थे या नहीं थे। भगवती प्रसाद शाह वर्सेस दुल्हन रमेश्वरी जोअर में ये होल्ड हुआ था कि हिंदू लॉ में जनरल प्रिंसिपल यही माना जाता है कि हिंदू फैमिली जॉइंट है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हिंदू फैमिली है अगर तो वो जॉइंट ही होगी अपने स्टेटस में। इस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रिजम्पशन ठीक नहीं है।
अगर ये एडमिट कर लिया जाता है कि एक को पार्टनर सेपरेट हो चुका है बाकी फैमिली मेंबर्स से और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को पार्टीशन करके या डिवाइड करके अपना शेयर ले लेता है, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर एक फैमिली मेंबर सेपरेट हो जाता है, उससे ये प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती कि बाकी फैमिली मेंबर्स भी सेपरेट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये हर केस में डिपेंड करेगा एविडेंस पे, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है, क्या वो सेपरेट होना चाहते हैं बाकी को पार्टनर्स से या वो जुड़े रहना चाहते हैं बाकी के को पार्टनर्स के साथ। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे होगा जो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अफेयर्स क्लेम कर रहा है। मतलब अगर ए बोल रहा है कि पार्टीशन हुआ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर है, और अगर बी बोल रहा है कि पार्टीशन नहीं हुआ है तो इस क्लेम का बर्डन बी पर है। इसलिए माना गया कि हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्टीशन हो चुका है या नहीं हुआ है, वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मतलब फैक्ट्स और एविडेंस पे निर्भर करेगा। ये वेल सेटल्ड लॉ है कि कोई भी मेंबर जो जॉइंट हिंदू फैमिली को पार्टीशन करना चाहता है, वो साफ तौर से साफ शब्दों में अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर कर सकता है और सेपरेट हो सकता है फैमिली से और अपना शेयर भी सेपरेट कर सकता है। अब ये देखना है चिंपरैया ने जो विल एग्जीक्यूट की है, क्या उसके हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्टीशन हो चुका था या नहीं। अब मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या कोई भी फैमिली मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली का सेपरेट हो सकता है बाकी के फैमिली मेंबर्स से सिर्फ एक डेक्लेरेशन करने पे, अपनी इंटेंशन की कि वो डिवाइड होना चाहता है, और ऐसी डेक्लेरेशन कभी भी बाकी के फैमिली मेंबर्स की नॉलेज में ही नहीं आई। तो सवाल ये है कि इफेक्टिव डेक्लेरेशन किसे बोलते हैं। क्या उस डेक्लेरेशन को इफेक्टिव मानेंगे जो किसी की नॉलेज में ही नहीं है। कोर्ट ने माना यहाँ दो चीजें जरूरी हैं। पहला, डेक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन, और दूसरा, उस इंटेंशन को कम्युनिकेट किया जाए दूसरे फैमिली मेंबर्स को। अदियालत कथिसुमा वर्सेस अदियालत बीचू में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। ज्ञानवल्क्या चैप्टर 2 सेक्शन 121 में ये बोलते हैं कि लैंड मेंटेनेंस के प्रोविजन या वेल्थ जो ग्रैंडफादर से मिलती है, उसमें फादर और सन दोनों की ही ओनरशिप बराबर की है। विज्ञानेश्वरा कमेंट करते हैं मिताक्षरा में, जिसकी ट्रांसलेशन शेटलर्स मिताक्षरा में मिलती है। अगर मदर मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है, मतलब उसने अपने बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं खोई है और पिता को लगाव है और वह बंटवारा नहीं चाहता है, फिर भी अगर सन पार्टीशन चाहता है ग्रैंडफादर की वेल्थ में, तो वो पार्टीशन होता है। सरस्वती विलास प्लासिटम 28 में ये कहा गया कि इससे ये पता चलता है कि बिना स्पीच या एक्सप्लेनेशन के सिर्फ दृढ़ संकल्प से ही पार्टीशन को इफेक्टिव किया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ इंटेंशन के थ्रू पार्टीशन किया जा सकता है। हेतु मिश्र का वीर मित्रोद पार्टीशन फादर के लाइफ टाइम में हुआ या उसके डेथ के बाद हुआ, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। पार्टीशन सारे सन्स की इच्छा के अनुसार हो सकता है या फिर एक सिंगल को पार्टनर की मर्जी से भी हो सकता है। नीलकंठ भट्ट का व्यवहार मयूखा ये कहता है कि अगर फैमिली के पास कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं भी है, तब भी पार्टीशन डिक्लेरेशन से किया जा सकता है। ऐसा पार्टीशन जॉइंट स्टेटस को खत्म करेगा। ऐसा सिवरांस एक स्टेट ऑफ माइंड है और ऐसी डिक्लेरेशन उस स्टेट ऑफ माइंड को बयां करता है। संकल्प, अकीचया और बुद्धि विशेष ये बताते हैं कि सिवरांस ऑफ जॉइंट स्टेटस एक इंडिविजुअल का डिसीजन या इंडिविजुअल की डिस्क्रिशन है जो एक तरफा या यूनिलैटरल होती है।
सैयद कसम वर्सेस जोरावर सिंह में होल्ड हुआ कि ये सेटल्ड लॉ है कि जब भी हिंदू जॉइंट फैमिली सेपरेट होना चाहती है उसमें एक इंडिविजुअल अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करके सेपरेट हो सकता है। सवाल यह है कि ऐसी डिक्लेरेशन की नॉलेज जरूरी है या नहीं। अपनी मेंटल स्टेट या ये डिजायर कि वो पार्टीशन चाहता है वो वैक्यूम या आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। डिक्लेयर करने का मतलब है दूसरों को बताना जो उस डिक्लेरेशन से अफेक्ट होंगे, मतलब जिनके साथ पार्टीशन किया जा रहा है। मतलब अगर एक फैमिली मेंबर को दूसरों से सेपरेट होना है, पार्टीशन घोषित करना है, तो उसे अपनी ये इच्छा दूसरों पे जाहिर भी करनी पड़ेगी, उनकी नॉलेज में ये बात लानी पड़ेगी। फैमिली मेंबर अपनी इंटेंशन टू पार्टीशन कैसे डिस्क्लोज करता है वो हर केस में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वेरी करेगा। सौंदर्यान वर्सेस अरुणाचलम चेट्टी में ये कहा गया कि जो एक्सप्रेशन है क्लियरली एक्सप्रेस्ड जो प्रिवी काउंसिल ने सूरज नरेन वर्सेस इकबाल नरेन में यूज किया था, उसका मतलब है कि इंटेंशन टू पार्टीशन क्लियरली एक्सप्रेस की जानी चाहिए बाकी के को पार्टनर्स को, ताकि उन्हें पता चल जाए कि एक को पार्टनर पार्टीशन की उम्मीद रख रहा है, इंटेंशन फॉर्म कर चुका है। गिरजा बाई वर्सेस सदाशिवे धुंधीराज में जुडिशियल कमेटी ने भी यही ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंशन फॉर्म की गई है वो क्लियरली बताई जानी चाहिए बाकी के को पार्टनर्स को। बालकृष्ण वर्सेस रामकृष्ण में ये सेटल लॉ मान लिया गया कि जब भी पार्टीशन की बात हो तो वो फैमिली मेंबर जो पार्टीशन चाहता है वो बाकी के को पार्टनर्स को अपनी ये डिजायर बताए कि वो हिंदू जॉइंट फैमिली से सेपरेट होना चाहता है। ये डिक्लेरेशन क्लियर और अनइक्विवोकल होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। बाबू रामाश्रय प्रसाद चौधरी वर्सेस राधिका देवी में भी यही सेटल्ड लॉ माना गया कि अगर हिंदू जॉइंट फैमिली से कोई मेंबर सेपरेट होना चाहता है तो उसे अपनी इंटेंशन साफ तौर पे बाकियों को बतानी पड़ेगी। ये कम्युनिकेशन या वो अपने एक्ट्स के थ्रू या फिर क्लियर डिक्लेरेशन के थ्रू कर सकता है। कामेपल्ली अविलम्मा वर्सेस मन्नेम वेंकटस्वामी ने ये माना कि अगर को पार्टनर अपनी लाइफ टाइम में यानी जीते जी अपनी इंटेंशन टू सेपरेट कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो हिंदू फैमिली जॉइंट ही रहेगी, पार्टीशन नहीं मानी जा सकती। लेकिन रामा अय्यर वर्सेस मीनाक्षी अमल्ला इस सेटल्ड प्रिंसिपल से थोड़ा सा अलग डिसीजन दिया। कोर्ट ने माना कि पार्टीशन माना जाएगा उस डेट से जब कम्युनिकेशन सेंड किया गया था। इस केस में ये ध्यान रखने वाली बात है कि टेस्टेटर जो पार्टीशन चाहता था और नोटिस भी सर्व कर चुका था, ऐसे कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन माना गया क्योंकि कम्युनिकेट करने के बाद भी टेस्टेटर बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था। नारायण राव वर्सेस पुरुषोत्तम राव में मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सेटल लॉ ये है कि इंटेंशन कम्युनिकेट की जानी चाहिए, कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिससे ये माना जाए कि कम्युनिकेशन रिसीव होना भी उतना ही जरूरी है। इस केस में प्रॉब्लम ये थी कि टेस्टेटर एक विल एग्जीक्यूट करता है जिसमें से वो अपना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से हिस्सा एक स्ट्रेंजर को दे देता है। कम्युनिकेशन अगस्त 3, 1926 को की जाती है। टेस्टेटर अगस्त 5, 1926 को डिसीज हो जाता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो नोटिस सन को रिसीव होता है अगस्त 9, 1926, मतलब टेस्टेटर की डेथ के बाद। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने ये समझा कि कोई जजमेंट, कोई अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है जिससे कम्युनिकेशन रिसीव होना भी जरूरी है, इसलिए इस केस में माना गया कि जो विल एग्जीक्यूट की गई थी वो वैलिड थी। नॉर्मलिस कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर करके कोर्ट ने यही माना कि कम्युनिकेशन अगर रिसीव नहीं भी हुआ तो वो ये नहीं कह सकते कि पार्टीशन टेस्टेटर और उसके सन के बीच में नहीं हुआ। लेकिन प्रेजेंट केस में कोर्ट ने इस व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब किसी को पार्टनर ने मन बना लिया है कि वो सेपरेट होना चाहता है
तो वो इंटेंशन दूसरों को बतानी जरूरी है जो उससे अफेक्ट होंगे। और डिक्लेरेशन का मतलब ही ये है कि इंटेंशन पार्टीशन की उसे बता दी जाए जो उससे प्रभावित होगा। अब सवाल ये है कि इंटेंशन कन्वे कैसे की जाए। कब ये माना जाए कि इंटेंशन की कम्युनिकेशन दूसरे फैमिली मेंबर्स को रिसीव हो चुकी है। जब हम डेट ऑफ सिवरांस की बात करेंगे तो हम कौन सी डेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो डेट जब इंटेंशन एक्सप्रेस की गई थी या वो डेट जब बाकी फैमिली मेंबर्स को वो इंटेंशन नॉलेज में आई थी। ऐसे में बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल खड़े होते हैं, जैसे मोड ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए, क्या मोड ऑफ सर्विस जो अडॉप्ट किया गया है वो सफिशिएंट है, क्या सिर्फ कर्ता को बताना काफी है, क्या मेजर मेंबर्स को बताना सफिशिएंट रहेगा, क्या नोटिस इंडिविजुअली सारे मेंबर्स पे सर्व किया जाना चाहिए, फैमिली के माइनर मेंबर्स को कैसे नोटिस दिया जाए। हिंदू लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को ऑलरेडी मान चुका है और ये अडॉप्शन लॉ में अप्लाई होता है। जब हम इंटेंशन टू सेपरेट की डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला, वो इंटेंशन किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, और दूसरा वो एक्सप्रेशन बाकी लोगों की नॉलेज में लाना जो उस डिक्लेरेशन से अफेक्ट होंगे। एक बार ये डिक्लेरेशन नॉलेज में आ जाए सबकी, तो ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे हर केस के कि ये कैसे रिलेट बैक की जा सकती है उस डेट को जब इंटेंशन फॉर्म की गई थी और एक्सप्रेस की गई थी। अब इन दो डेट्स के बीच में पहला जिस दिन डिक्लेरेशन की गई और दूसरा जब नॉलेज में आया, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे वो मेंबर जो पार्टीशन चाहता है उसका फैमिली प्रॉपर्टी में अब इंटरेस्ट रहा ही नहीं, या फिर उसने अपनी इंटेंशन को विड्रॉ कर लिया, या फिर वो डिसीज हो गया इससे पहले कि वो अपनी इंटेंशन दूसरों को बता पाता, कन्वे कर पाता, या फिर फैमिली का डेट चुकाने के लिए कर्ता को हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे सिमिलर इंस्टांसेस हो सकते हैं। कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को अगर एज इट इज इस्तेमाल किया जाए बिना किसी बाउंडेशन या लिमिटेशन के, तो वेस्टेड इंटरेस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। ऐसे में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी और कॉमन सेंस के हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक पे ऐसी लिमिटेशंस लगनी चाहिए जो टाइटल्स को लेके कंफ्यूजन को खत्म करे। और इससे ज्यादा इक्विटेबल और रीजनेबल क्या होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक कभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट को अफेक्ट ना करे। इस लिमिटेशन से डॉक्ट्रिन का स्कोप कम नहीं होता है, बल्कि इससे खास किस्म की सिचुएशंस, इमरजेंसीज या अनसर्टेनिटी खत्म होती है। कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया कि प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोएक्टिविटी भी वेस्टेड राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उसे सेफगार्ड करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक वेस्टेड राइट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है, जिसमें आप बैकवर्ड्स तो जाते हैं लेकिन फेयरनेस के साथ, पैरिटी ऑफ रीजनिंग के साथ। तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से डेट ऑफ सिवरांस या पार्टीशन का डे उस डेट को मानेंगे जिस दिन इंटेंशन टू सेपरेट एक्सप्रेस की गई। अब इन दो डेट्स के बीच में एक तो वो डेट जब डिक्लेरेशन किया गया और दूसरा डेट जब नॉलेज में आया बाकियों के। अगर किसी भी फैमिली मेंबर ने कोई राइट अर्न किया है तो वो राइट प्रिजर्व किया जाएगा। प्रेजेंट केस में ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करके ये फाइनली होल्ड किया कोर्ट ने कि चिंपरैया की डेथ के बाद उनका सारा शेयर डिवॉल्व होगा सुब्बराव पे। चिंपरैया की विल वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना गया क्योंकि कम्युनिकेशन टेस्टेटर की लाइफ टाइम में नहीं हुआ था और ये भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि सुब्बराव या उनके गार्डियन को नॉलेज थी, इसलिए अलेज्ड पार्टीशन नहीं माना गया और राघवम्मा की अपील को डिसमिस किया गया।